हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं कि ITR 4 क्या होता है, किन लोगों के ऊपर में एप्लीकेबल होता है और क्या इसको फाइल करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ITR 4 जो है ये बेसिकली हर एक बिज़नेस पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है। चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक रिटेलर हो, चाहे आप एक होलसेलर हो, चाहे आप सर्विसेज़ में डील करते हो, चाहे आप गुड्स में डील करते हो। किसी भी तरीके का अगर आपका बिज़नेस है, तो वो हर एक बिज़नेस पर्सन जो अपना इनकम बिज़नेस करके जनरेट कर रहा है, उनके लिए ITR 4 जो है वो मैंडेटरी हो जाता है एंड एप्लीकेबल हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ITR 4 में कौन-कौन से डिटेल्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं एंड किस तरीके से आप अपना ITR फाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाना है। पोर्टल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन करना है। बट उससे पहले आपको समझना चाहिए कि कौन-कौन से डिटेल्स आपके पास होना चाहिए और किस तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक यूज़र मैनुअल ओपन कर रखा है। इस मैनुअल को रीड आउट करके यहाँ पे पिक्टोरियल्स देख करके आप सिंपली समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप ITR अपना फाइल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका ओवरव्यू और सारा डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिज़नेस पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। हर एक बिज़नेस पर्सन के लिए एप्लीकेबल है एंड मैंडेटरी है। ओवरव्यू में क्या बताया गया है, प्री फाइलिंग एंड फाइलिंग ऑफ ITR सर्विसेज अवेलेबल टू रजिस्टर्ड यूजर्स ऑन द ई-फाइलिंग पोर्टल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, अगर आपको अपना ITR फाइलिंग करना है तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर के क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तभी जाकर के ये ऑप्शन जो है फाइलिंग का वो आपके पास अवेलेबल होगा। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ आपको करना है कि गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर के अपना जो पैन कार्ड है आपके बिज़नेस का, उसको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे फाइलिंग करने के लिए। आपको क्या करना है, ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना है, incometax.gov.in पर जाना है एंड वहाँ पर जाकर के आपको अपना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है, मतलब रजिस्टर कर लेना है फॉर ई-फाइलिंग के लिए। अब आपको क्या करना है, प्री रिक्विजिट्स फॉर अवेलिंग दिस सर्विसेज, आपके पास क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए टू अवेल दिस सर्विसेज, ठीक है? तो सबसे पहला चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड यूज़र ऑन द ई-फाइलिंग पोर्टल विद वैलिड आईडी एंड पासवर्ड, आपके पास एक वैलिड आईडी एंड पासवर्ड हो जाना चाहिए। दूसरा, आपके पास बिज़नेस का पैन कार्ड होना चाहिए एंड मेक श्योर कि वो पैन कार्ड जो है वो आपका एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या डिटेल्स लगेगा, सो प्लीज़ नोट इफ योर पैन इज़ नॉट लिंक्ड विथ योर आधार कार्ड। सो लेट्स सपोज़ आप एक बिज़नेस का ओनर हैं एंड आपका जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, ठीक है? अगर वो लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड सबसे पहले तो इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर वो लिंक नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। सो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस अगर आपका पेन इनऑपरेटिव होता है, इन दैट केस यू विल गेट अ टिकर मैसेज, योर पेन इज मेड इनऑपरेटिव एज इट इज नॉट लिंक्ड विथ आधार, सम ऑफ द एक्सेस मे बी लिमिटेड। तो क्या दिक्कतें आएंगी, कुछ एक्सेस जो है वो लिमिटेड कर दी जाएंगी। यू कैन लिंक एंड मेक योर पेन ऑपरेटिव। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर सेक्शन 234H में जा करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वॉट एवर विल बी द गवर्नमेंट फीस। वो गवर्नमेंट फीस आपको पे करके आपका पैन और आधार कार्ड लिंक कर लेना होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना ITR फाइलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टेटस ऑफ पैन, आपका पैन जो है बेसिकली एक्टिव है या नहीं है, आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है या नहीं है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, पैन अगर एक्टिव है, यूज़र आईडी पासवर्ड भी है आपके पास, तो आपको देखना है कि आपका पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं। अगर लिंक है, वेल एंड गुड है, लिंक नहीं है तो आपको जाकर के गवर्नमेंट पोर्टल पर लिंक करना पड़ेगा एंड आपको व्हाटएवर विल बी द लेट फाइन, व्हाटएवर विल बी द गवर्नमेंट फीस, वो आपको पे करना पड़ेगा टू गेट योर आधार लिंक्ड विथ योर पैन कार्ड। अगर एक बार ये हो जाएगा, लेटर ऑन आपको क्या करना है, लेटर ऑन आपको सिंपली फॉर्म को चेक करना है, फॉर्म को देखना है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मेन वर्क जो है बेसिकली स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या-क्या डिटेल्स अब आपको सबमिट करने हैं टू गेट योर ITR फाइल्ड। सो ITR फाइल करने में बेसिकली 6 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। इट हैज़ डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस। 6 सेक्शन में पहला सेक्शन क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना है। दूसरा आपका इनकम क्या है वो देना है। तीसरा आपको आपका डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्टेड इनकम देना है। फोर्थ में डिडक्शंस क्या आप ले रहे हैं वो बताना है। फिफ्थ में कितना आपका टैक्स बना वो बताना है एंड फाइनल लायबिलिटी आपको कितना पे करना है वो यहाँ पर फाइनल हो जाएगा 6th स्टेप में। तो ये बेसिकली 6 स्टेप्स हैं, 6 बेसिकली सेक्शंस है जिसमें आपको डिटेल सबमिट करते जाना है और आपका ITR जो है वो फिलअप होते जाएगा एंड फाइनल स्टेप में आपको सबमिट करना है।
ठीक है। सो पहला स्टेप में क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या चीज़ें सबमिट करनी है, क्या-क्या डिटेल्स आपको सबमिट करनी है, वो भी यहाँ पर देखते हैं। तो पर्सनल सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन करने के बाद आप कहाँ पे जाएँगे, सबसे पहले जाएँगे आप ई-फाइलिंग के ऑप्शंस पे। ई-फाइलिंग के ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये फॉर्म दिखेगा, ठीक है। इस फॉर्म को ओपन कर लेंगे। इस फॉर्म को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर डिटेल्स फिल अप करना है। वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो क्योंकि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, उस समय ही आपको सारे बेसिक डिटेल्स पूछ लिया जाता है। दैट इज़ योर फर्स्ट नेम, योर मिडिल नेम, योर लास्ट नेम। आपसे आपका आधार कार्ड नंबर भी पूछ लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी होता है एंड लॉगिन करते वक़्त ये सारी डिटेल्स आपको सबमिट करनी पड़ती हैं। इनमें से अगर कोई भी डिटेल्स आपको अगर चेंज करना है, अमेंड करना है, जैसे कि आधार नंबर चेंज करना है, आपने अगर गलत मेंशन किया था या फिर उसका एनरोलमेंट आईडी आपके पास है वो आपको चेंज करना है, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पर अपना एड्रेस भी मेंशन करना है, आपका मोबाइल नंबर मेंशन करना है एंड ईमेल आईडी मेंशन करना है। या फिर आपको अगर ऑलरेडी आपने जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया वो चेंज करना है, तो भी आप यहाँ पर वो एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको बताना है कि बेसिकली नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आईटीआर 4 जो है वो हर एक बिज़नेस पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है बिज़नेस। यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिज़नेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसको फ़ाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि कौन से सेक्शन में आपको आईटीआर फ़ाइल करना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये 2-3 सेक्शंस आप देख रहे हैं, ये सेक्शंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहला, अगर आपने ऑन और बिफोर ड्यू डेट अगर आपका आईटीआर फ़ाइल कर रहे हैं, जनरली आईटीआर फ़ाइलिंग का जो ड्यू डेट्स होता है फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिज़नेस पर्सन जिनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं करवाना है, उनका होता है 31st ऑफ जुलाई फॉर एवरी नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, दैट इज़ असेसमेंट ईयर। तो ड्यू डेट से पहले अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपका फाइल जो होगा वो अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में होगा। लेकिन अगर आप बेसिकली ड्यू डेट्स के बाद करते हैं तो वो रिटर्न चला जाएगा 139 सबसेक्शन 4 में। तब आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, व्हिच इज आल्सो नोन एज बिलेटेड रिटर्न, जिसको बिलेटेड रिटर्न बोला जाता है, जो कब फाइल होता है, आफ्टर ड्यू डेट के बाद। लेकिन सपोज मान करके चलिए आपने अपना एक बार रिटर्न फाइल कर लिया, बेसिक जो आपका ड्यू डेट से पहले आपने एक बार रिटर्न फाइल कर लिया, लेकिन अब आपने कुछ डिटेल्स जो है वो इनकम्प्लीट दिए थे, या फिर आपको लग रहा है कि लेटर ऑन मेरा जो डिटेल्स है जो मैंने सबमिट किया था टू द गवर्नमेंट वो मेरा अपडेटेड नहीं था या मुझे चेंज करना है, तो उस केस में आपको रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एंड वो आता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के तहत, मतलब रिवाइज्ड रिटर्न। तो रिवाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो मैंने ओरिजिनल दिया था डिटेल्स उसमें मुझे कुछ अगर चेंजेस करने हैं, दैट इज नोन एज रिवाइज्ड। तो अगर आपने एक बार अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर लिया है ऑन और बिफोर ड्यू डेट, तो उसके बाद आप उसका रिवाइज्ड भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन आता है, फोर्थ सेक्शन आता है, फोर्थ सेक्शन क्या कहता है, फोर्थ सेक्शन कहता है आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले। मतलब आपको आईटीआर फाइलिंग करना था लेकिन आपने क्या किया, आईटीआर फाइलिंग नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नोटिस इशू किया आपके नाम का और आपके एड्रेस पर उन्होंने एक नोटिस भेज दिया। तो उस केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी, आप चाहें या ना चाहें। तो उस केस में आपको ये सेक्शन से प्रोसीड करना है। तो हम लोग सिंपली अभी ये मान करके चलते हैं कि हम लोग ऑन और बिफोर ड्यू डेट्स आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं। तो उस केस में जो पहला ऑप्शन है, पहला जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है, हमें उसी पे प्रोसीड करना है और उसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, लेट सपोज मान करके चलिए आपने आईटीआर फाइलिंग किया या फिर उसके बाद गवर्नमेंट का कुछ नोटिस वगैरह अगर आ गया आपके नाम पे, तो उस केसेस में हमें ये सारे ऑप्शंस जो है, ये सारे जो सेक्शंस दिख रहे हैं, इनमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग अभी सिंपल इतना समझते हैं कि हमारा ऑन और बिफोर ड्यू डेट हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं, हमें कोई भी नोटिस नहीं आए हैं, हम लोग जनरल अजम्पशन ये लेकर के चलते हैं। तो हम लोगों ने वो सेलेक्ट किया, उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या है। Have you ever opted for new tax regime under section 115 BAC in earlier years? तो जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी गवर्नमेंट का दो कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक ओल्ड रिजाइम है, ओल्ड टैक्स रिजाइम है और एक न्यू टैक्स रिजाइम है। एक न्यू टैक्स रिजाइम है। तो गवर्नमेंट आपसे हमेशा ये पूछती है कि क्या आपने लास्ट ईयर जब अपना आईटीआर फाइलिंग किया था, अगर आप लास्ट ईयर अपना आईटीआर फाइलिंग किए थे तो उस समय आपने न्यू टैक्स रिजाइम में आईटीआर फाइलिंग किया था या ओल्ड टैक्स रिजाइम में, गवर्नमेंट हर बार आपसे वो पूछती है। तो अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजाइम में बेसिकली फाइलिंग की थी तो आप इस बार क्या करना चाहते हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो बेसिकली आपने अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में लास्ट टाइम फाइलिंग किया था तो आपको सिंपली नो सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपने लास्ट टाइम अगर
115 बीएसी मतलब न्यू टैक्स रिजाइम में आपने फाइलिंग किया था, तो आपको क्या करना है, येस को सेलेक्ट कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर होना चाहिए। अगर आप सब लेट्स सपोज आपने येस किया था, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर में आ जाएँगे, तो आपको ऑप्शंस ऑप्ट इन नाउ का ऑलरेडी इनेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लास्ट ईयर ओल्ड टैक्स रिजाइम में फाइलिंग किया था, ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपने अगर फाइलिंग किया था, तो उस केस में आप चाहें तो यहाँ पर ऑप्ट इन भी कर सकते हैं, मतलब इस साल आप वो ऑप्शन ले सकते हैं न्यू टैक्स रिजाइम का, या फिर आप चाहें तो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, आप बेसिकली नहीं लेना चाहते हैं। सो नॉट ऑप्टिंग का भी ऑप्शन आप लेकर के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अभी हम के लिए हम लोग करते हैं, हम लोग ये मान करके चलते हैं जो हमारा इनकम है वो बेसिकली टैक्स स्लैब के अंदर में आता है, मतलब जो हमारा टैक्स स्लैब है 2.5 लाख का उतना ही आता है, उस पे हमें कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरली हम लोग नॉट ऑप्ट पे ही कंटिन्यू करते हैं। हम लोग इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे कि न्यू टैक्स रिजाइम में और ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या-क्या डिफरेंसेस है। वैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैंने इसका डिस्कशंस किया है, बट इन डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनिटली लेकर के आऊँगा। अभी फिलहाल हम लोग सिंपली ओल्ड टैक्स रिजाइम को ही कंटिन्यू करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे और क्या-क्या डिटेल्स हमें सबमिट करनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने नो सेलेक्ट किया, नो ओल्ड लास्ट ईयर हम लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही फाइलिंग किया था, ये मान करके चलते हैं, और इस साल भी हम लोग उसे ऑप्ट इन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव, तो हो सकता है कि आपके केस में आप अपना रिटर्न जो है वो किसी और से फाइल कराते होंगे, तो उस केस में आपको येस यहाँ पर सबमिट करना है। कोई और अगर आपका आईटीआर फाइल कर रहा है तो, या फिर आप अगर किसी और का आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो, अगर आप खुद ही अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको क्या करना है, नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। आप अपना खुद का आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं, किसी और का अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नो सेलेक्ट करना है, आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। अगर आप किसी और का फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको येस सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको बताना होगा कि दैट यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद आता है बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स क्यों सबमिट करना पड़ता है? तो बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहला तो गवर्नमेंट को स्टेटमेंट के डिटेल्स मिलते हैं कि आपके नाम पे जितने भी बैंक्स अकाउंट है, वो सारा आपको यहाँ पर सबमिट करना है। लेट्स सपोज़ आपके नाम पे अगर 3 बैंक अकाउंट्स हैं तो आपको 1, 2, 3 या फिर 3 से ज़्यादा है तो वो 4th भी, 5th भी, जितना भी आपके पास अकाउंट नंबर है, जितना भी अकाउंट है आपके नाम पे, मतलब सेम पैन कार्ड से, एक पैन कार्ड पर अगर मल्टीपल अकाउंट्स आपने ओपन कर रखे हैं तो सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। एंड इसके बाद एक और भी रीज़न होता है, वो रीज़न होता है इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड के लिए भी आपको सबमिट करना पड़ता है। इनकम टैक्स रिफंड होता क्या है? कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपने गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था, लेकिन उतना टैक्स आपको पे करना नहीं था। तो उस केसेस में जो डिफरेंसेस आते हैं, जो एक्सेस आपने पे कर रखा है, उसका रिफंड आप ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो वो जिस अकाउंट में आप लेना चाहते हैं, उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड फॉर रिफंड, तो बेसिकली यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि इस अकाउंट को सेलेक्ट किया गया है, ये अकाउंट को सेलेक्ट किया गया है रिफंड लेने के लिए। तो वैसा अगर आपका केसेस रहता है तो आप रिफंड के लिए इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको? आपको उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? आपका सेल्स, जो आपका टर्नओवर है पूरे साल का, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। वो आपको डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करना है। ये डिटेल सबमिट करने के बाद ही आप बेसिकली नेट इनकम तक प्रोसीड कर पाएँगे। तो अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि क्या-क्या डिटेल्स हमें यहाँ पर सबमिट करना है। सबसे पहले यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। द रीज़न इज़ क्यों हटा देंगे? बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि बिज़नेस इनकम आईटीआर 4 में एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पर आप सैलरी इनकम नहीं डालेंगे। या फिर इन केस ऐसा अगर है आपके बिज़नेस में, आपके साथ ऐसा केसेस अगर है, ऐसे सिचुएशंस हैं, जहाँ पर आपका खुद का बिज़नेस भी है और आप एक एम्प्लॉयी भी है। एज़ एन एम्प्लॉयी भी आप काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम में आप अपना बिज़नेस भी चलाते हैं। तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप अपना सैलरी इनकम भी यहाँ पर दिखाएँगे और साथ ही आप अपना बिज़नेस इनकम भी यहाँ पर दिखाएँगे। ठीक है? तो मेन फ़ोकस होता है आईटीआर 4 का, मेन पर्पस ये है कि आपके पास अगर बिज़नेस इनकम है तब आपको सेलेक्ट करना है। बट अगर आपके पास बिज़नेस इनकम के अलावा और भी दूसरे इनकम हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी अपना बिज़नेस करता है वो कहीं पे जॉब नहीं करता है या फिर उसका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। डेफ़िनिटली होता है एंड इट्स हाई चांसेस कि हो सकते हैं। तो अगर आपका सैलरी इनकम भी है अलोंग विथ योर बिज़नेस इनकम, तो आप अपना सैलरी इनकम भी, सैलरी का भी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करेंगे। एंड यहाँ पर नीचे में आप देखेंगे तो बिज़नेस और प्रोफ़ेशन, इनकम फ्रॉम बिज़नेस और प्रोफ़ेशन, आपका अगर बिज़नेस है या फिर आप एक प्रोफ़ेशनल हैं, तो आपको उसका भी अमाउंट यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। आपको अगर सैलरी से इनकम आता है, वो डिटेल्स भी आपको सबमिट करना है। अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आपने लेट आउट करके रखा है, रेंट पर दे रखा है और उससे कोई इनकम आपको आता है, तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पर आपको सबमिट करना है। ध्यान रखना है कि सारे डिटेल्स आपके सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए।
इसके बाद हम लोग देखते हैं एक लास्ट और एक क्या आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो बेसिकली ये भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये डिटेल्स भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये डिटेल्स आपको क्या डिटेल्स पूछा जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब है जैसे आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट्स है, करंट अकाउंट है। आपको अगर सेविंग अकाउंट्स पे जो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिल रहा है, जो ऊपर के सोर्सेज में डिफाइन नहीं किया जा सकता है, वैसे इनकम को आपको क्या करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको सबमिट करना है। मतलब उसके भी अमाउंट आपको और उसके भी डिटेल्स आपको यहाँ पर सबमिट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर्स एंड एग्जम्प्ट इनकम। लेट सपोज मान के चलिए आपका पूरे साल भर का इनकम अगर 4,70,000 रुपया होता है, सारे इनकम मिला करके, तो 4,70,000 में इसका बाइफर्गेशन क्या बनता है, आपको मल्टीपल बाइफर्गेशंस देने पड़ेंगे कि इसमें से कितने ऐसे इनकम है जिसमें टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, और कितना जो है वो टैक्सेबल है, उसका बाइफर्गेशन आपको देना पड़ेगा। तो वैसे जो भी इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, वो डिटेल्स, उसके डिटेल्स यहाँ पर आपको सबमिट करने हैं। डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम, तो बेसिकली जो भी इनकम आपका एग्जम्प्टेड है वो आपको यहाँ पर शो करना है। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, तो फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स में बेसिकली आपको क्या सबमिट करना होता है, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स में आपको सबमिट करना होता है आपका कैपिटल। जब आपने बिजनेस अपना स्टार्ट किया था उस समय आपने कितना इन्वेस्ट किया था, मतलब कितना कैपिटल आपने लगाया था। इसके बाद आपका स्टॉक एज ऑन डेट, मतलब 31 मार्च जो भी ईयर का आप फाइलिंग कर रहे हैं, उस 31 मार्च को, उस साल का 31 मार्च का आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ था। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर होंगे तो आपके पास स्टॉक नहीं होगा, बट अगर आप गुड्स में डील करते होंगे तो डेफिनेटली आपके पास स्टॉक होगा। इसके बाद साल के आखिरी में डेटर्स कितने हैं, साल के आखिरी में क्रेडिटर्स कितने हैं, वो सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करने की जरूरत है। ऐड डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे एंड आपको वो डिटेल्स सबमिट करने की जरूरत है। बाकी ये जो डिटेल्स है ये सब मैंडेटरी नहीं है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट्स रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो सबमिट करें, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। एग्जम्प्टेड इनकम आपका कोई भी है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। मैं जनरली ये मान करके चलता हूँ कि हमारे पास कोई भी एग्जम्प्टेड इनकम नहीं है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आपको क्या सबमिट करना है, टोटल डिडक्शन सबमिट करना है। टोटल डिडक्शंस जो भी आपका खर्चा है वो खर्चा आपको माइनस करना है, बट ध्यान रहे कि खर्चा का कोई रिस्ट्रिक्शंस है, कोई लिमिटेशंस है, तो उस लिमिटेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको जो भी खर्चे हैं उसका वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। सो वेरीफाई योर डिडक्शंस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला चीज क्या लिखा गया है, वेरीफाई योर डिडक्शंस। आपको अपना डिटेल्स डिडक्शंस को वेरीफाई करना पड़ेगा इस जगह पे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 80D में डिडक्शंस ले सकते हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने ले रखा है तो बेसिकली उसका डिडक्शंस आपको मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एज पर फॉर्म 16, फॉर्म 16 में जो भी अमाउंट मेंशन किया हुआ है वो अमाउंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड उसमें से जो मैक्सिमम डिडक्शंस होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शो कर दिया जाएगा कि कितना आप एलिजिबल है। लेट सपोज 80D ने अगर बता रखा है कि 25,000 इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन, अगर 80D में 25,000 का मैक्सिमम डिडक्शंस बताया गया है, तो आप अगर फॉर्म 16 में आप अगर 40,000 या 35,000 लेट सपोज मेंशन करते हैं, तो नेट डिडक्शन जो आपका बनेगा वो 25,000 ही बनेगा। द रीजन इज कि ये मैक्सिमम लिमिट है, इसके ऊपर आप डिडक्शंस नहीं ले सकते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपका एक्सपेंसेस होना चाहिए, जो आप डिडक्शंस फुलफिल मेंशन कर रहे हैं पोर्टल पे, वो मैक्सिमम क्राइटेरिया के अंदर ही आना चाहिए। उसके बियॉन्ड जाएगा तो भी आप उसका डिडक्शंस नहीं ले सकते हैं। एंड गवर्नमेंट हो सकता है कि आपसे डिमांड कर ले उसका डिटेल्स। तो हमेशा ध्यान रखें कि कुछ भी आप इनकरेक्ट या इनएप्रोप्रिएट डिटेल्स ना सबमिट करें। उसी तरीके से हर एक सेक्शंस के अलग अलग डिडक्शंस के लिमिटेशंस हैं, वो आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि कौन से सेक्शंस में कितना डिडक्शंस है, और उसके अकॉर्डिंग आप सारे के सारे डिडक्शंस यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सेक्शंस देख रहे हैं ये सारे के सारे डिडक्शंस है। एक बार आपने सारे डिडक्शंस के अमाउंट फिलअप कर दिए तो टोटल डिडक्शंस जो है वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। लेट सपोज जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि 4,70,000 हमारा टोटल इनकम है, तो 4,70,000 में से हम लोगों ने क्या किया, 1.5 लाख रुपया डिडक्शंस दिखा दिया। तो वट एवर विल बी द बैलेंस अमाउंट वो हमें नेक्स्ट में दिखेगा डिटेल। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पूरा डिडक्शंस ले लिया, और डिडक्शंस लेने के बाद हम लोगों ने कंफर्म बटन पे क्लिक कर दिया। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो गया कि हमने कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ, हमने जो डिटेल सबमिट किया है वो सही है। इसके बाद बताना है कि हमने कितना टैक्सेस ऑलरेडी पे कर रखा है टू द गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बिजनेस पर्सन जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर चुके होते हैं। जैसे कि कुछ बिजनेस पर्सन होते हैं जिनका अमाउंट जो होता है, टैक्स जो एप्लीकेबिलिटी होता है वो एडवांस में हो जाता है, एडवांस टैक्स होता है। सो
एडवांस टैक्सेस में जो भी पे कर रखे हैं वो आपको बताना है। अगर एक सैलरीड एम्प्लॉई है तो आपका बेसिकली प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है, वो आपको बताना है, टीडीएस डिडक्ट होता है वो आपको बताना है। वो सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको सबमिट करने की ज़रूरत है। तो टैक्सेस जो आपने ऑलरेडी पे कर रखे हैं, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है टैक्सेस पेड। In the taxes paid section, you need to verify taxes paid by you in the previous year. टैक्स डिटेल में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो टैक्स डिटेल में इंक्लूड होगा टीडीएस फ्रॉम सैलरी या फिर अदर देन सैलरी एज फर्निश्ड बाय द पेयर। टीसीएस हो सकता है, एडवांस टैक्स हो सकता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था टीडीएस फ्रॉम सैलरी से जनरली डिडक्ट होता है, या फिर और भी दूसरे ऑप्शन है जिसमें टीडीएस डिडक्ट होता है। उसके बाद आपने एडवांस टैक्स आपके ऊपर अगर एप्लीकेबल था तो आपने उसमें पे कर रखा है, आपने टीसीएस में आपका टीडीएस डिडक्ट टैक्स डिडक्ट हुआ था, तो उनके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर क्या करने हैं, सबमिट करने हैं। कौन से सेक्शन में डिडक्ट हुआ था, कौन से डिटेल्स में डिडक्ट हुआ था, वो आपको डिटेल्स देना है। अगर सैलरी से हुआ है तो इसमें डिटेल सबमिट करना है, अदर देन सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर किसी टीसीएस में एप्लीकेबिलिटी है तो ये वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है। अगर आपने खुद से पे कर रखा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे कर रखा है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको सबमिट करना है। तो इस तरीके से अगर आपका कोई भी आपने टैक्सेस पे कर रखे हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अगेन आपको क्या करना है, कन्फर्म कर देना है डिटेल्स को। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगी टोटल टैक्स लाइबिलिटी। मतलब 4,70,000 हमारा अगर इनकम था, उसमें से हमने डिडक्शंस ले लिया, उसमें से हम लोगों ने ये भी दिखाया है कि हमने ऑलरेडी कितना टैक्सेस पे कर रखा है। तो अगर हमारा सारा का सारा डिटेल्स कैलकुलेट हो जाएगा एंड उसके बाद हमें दिखेगा कि टोटल टैक्स लाइबिलिटी अब हमारे ऊपर कितनी की आ गई। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक पूरा का पूरा समरी अब हमारे पास आ चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि जैसे हमारा ग्रॉस टोटल इनकम कितना था, 5,60,000। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया 5,60,000 का, जिसमें हम लोगों ने शो किया कि ग्रॉस टोटल इनकम हमारा कितना है, 5,60,000 है। उसके बाद हम लोगों ने उसमें से डिडक्शंस कितने लिए हैं, क्या क्या किए हैं हम लोगों ने, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो हमारे केस में हम लोगों ने क्या किया है, डिडक्शंस को जीरो रखा है, कुछ भी नहीं ले रखा है हम लोगों ने डिडक्शंस। तो यहाँ पे 5,60,000 हमारा टोटल इनकम है। हम ये भी मान करके चलते हैं कि हम लोगों ने कोई भी टैक्सेस ऑलरेडी नहीं पे कर रखे हैं गवर्नमेंट को, इसीलिए हम लोगों ने कोई टैक्स, जो हम लोगों ने टैक्स डिडक्शन थे वो हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिखाया है। तो हमारा टैक्स बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्यूट होकर के आ जाएगा। बेसिकली ये ऑलरेडी कैलकुलेट होकर के हमारे पास क्या दिखा रहा है, 24,500। तो ये हमारा लाइबिलिटी बन जाएगा, ये हम लोगों को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेक्शन है 87A में रिबेट। ये रिबेट हमें जीरो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, ये रिबेट हमें मिल सकता है, इसका बेनिफिट हमें मिल सकता है, लेकिन तभी मिल सकता है जब हमारा इनकम जो है 5 लाख से नीचे होगा। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में कितना लिया था, 5,60,000 लिया था, और इस पर हमारा टैक्स कितना बन रहा है, 24,500। तो अब हमें गवर्नमेंट को 24,500 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके साथ ही हमें HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि इस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, 24,500 का अगर आप 4% निकालेंगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, और ये अमाउंट आपके टैक्स में ऐड हो जाएगा। एंड ऐड होने के बाद जो आपके पास टोटल अमाउंट आ गया वो हो गया 25,480। इसका मतलब है कि अब हमें कितना पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, 25,480 रुपये, 25,480 रुपये। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन किस तरीके से, कहाँ पर डिटेल्स आपको सबमिट करने हैं और किस तरीके से डिटेल्स आपको सबमिट करना है। पूरा एक हायरार्की हम लोगों ने दिखाया, और कितना आपका क्या टैक्स बनकर के आ रहा है वो भी आपको लास्ट में पूरा डिटेल्स शो हो जाएगा। एक बार आप जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे, आप सारी डिटेल्स फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सबमिट करना होगा। तो सबमिट कैसे करना है, ये डिटेल्स आपको सबमिट कहाँ पर करना है, पोर्टल पर ही कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक बार गो थ्रू करते हैं। तो जो भी डिटेल्स आपको सबमिट करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यूजर आईडी एंड पासवर्ड चाहिए, और एक एक्टिव पैन कार्ड चाहिए, मतलब हमारे बिजनेस का। तो आपके पास जो यूजर आईडी पासवर्ड आएगा उसके मदद से आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे ई फाइलिंग पे। ई फाइलिंग पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ई फाइलिंग पे जाएंगे। ई फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स रिटर्न का। इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन के बाद आपको क्या है, और एक ऑप्शन आएगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो इस ऑप्शन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, ये ऐसा एक स्क्रीन आ जाएगा जिसमें आपको क्लियर बताया जाएगा कि क्या आपका पैन कार्ड लिंक है या नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो लिंक नाउ पे आपको क्लिक करना है, और लिंक के लिए बेसिकली प्रोसेस करना है। तो लिंक के लिए कैसे प्रोसेस करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग सिंपली देखते हैं कि ITR फाइलिंग कैसे करना है। तो अभी आप लोगों ने लॉगिन कर लिया, और हम लोग ये मान करके चलते हैं हमारा आधार कार्ड जो है वो पैन कार्ड के साथ लिंक है। तो आपको ये
ये कुछ यूज़र इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको सेलेक्ट करना है आपका असेसमेंट ईयर और आपको ऑनलाइन फाइलिंग करना है या ऑफलाइन फाइलिंग करना है आपका आईटीआर। तो बेसिकली हम लोग आईटीआर 4 जो है वो ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसे क्या किया, ऑनलाइन सेलेक्ट किया। ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। कंटिन्यू बटन पे प्रेस करने के बाद आपके पास अगेन 2 ऑप्शंस दिखेंगे। एक ऑप्शन दिखेगा कि आपने कभी लास्ट टाइम तो आईटीआर फाइलिंग किया था, आईटीआर फाइलिंग का मतलब फॉर्म भरा था बट आपने पूरा उसको कंप्लीट नहीं किया था। तो अगर वैसा कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहा है तो वो आप रिज्यूम कर सकते हैं उसे, या फिर अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा, दिस मीन्स आपने फर्स्ट टाइम आपका आईटीआर सबमिट करना है, मतलब डिटेल सबमिट कर रहे हैं, तो फिर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको सिलेक्ट करना है कि आप काइंड ऑफ पर्सन क्या है। बेसिकली आप एज एन इंडिविजुअल अपना आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं या फिर आपका एचयूएफ बिजनेस है या फिर आप अदर्स के कैटेगरी में है। सो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अगेन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक बिजनेस पर्सन के लिए क्या करना पड़ता है, आईटीआर 4 सेलेक्ट करना होता है। तो सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म में आपको आईटीआर 4 सेलेक्ट कर लेना है। आईटीआर 4 सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड विथ आईटीआर 4 आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड विथ आईटीआर 4। इसके बाद आपको क्या करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आपके पास ये पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाएगा जो हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया है। वो पूरे 6 सेक्शंस जो हम लोगों ने बताए थे वो पूरा का पूरा देखिए यहाँ पर 6 सेक्शन आ चुका है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पूरा का पूरा सेक्शंस हमारे पास आ चुका है। अब उसी में पूरा का पूरा डिटेल्स आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपके पास ये प्रोसीड का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। इनेबल होते ही आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका अगर जो भी लाइबिलिटी बना रहेगा, जो भी आपको टैक्सेस पे करना है, उसके लिए आपको पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको क्या करना होगा, टैक्स को पे कर देना पड़ेगा। आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, एक तो पे लेटर का ऑप्शन आता है और एक पे नाउ का ऑप्शन आता है। सो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपका टैक्स कुछ भी बनता है वो आप इंस्टेंट पे कर लें। द रीजन इज अगर आप पे लेटर करते हैं तो आपको फ्यूचर में विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा। लेकिन अगर पे नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो अभी इंस्टेंट आप अपना जो भी आपका अमाउंट है जो आपको यहाँ पर शो करेगा अमाउंट पेएबल में, वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पे कर देना है एंड दैट्स इट, बस और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। लेटर ऑन कुछ फीस और कोई भी एडिशनल अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पे लेटर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उस केसेस में आपको जो भी अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है इसमें जो भी इंटरेस्ट बनेगा गवर्नमेंट का वो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि पे नाउ पे क्लिक करें और उससे प्रोसीड कर लें। जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा जिसमें कि शो किया जाएगा कि चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, और आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद एज अ रेफरेंस आपको अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है बैक टू रिटर्न फाइलिंग। जैसे ही आप बैक टू रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगेन आपके पास कुछ इस तरीके का पेज यूजर इंटरफेस आ जाएगा जिसमें कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू रिटर्न। प्रीव्यू रिटर्न पे आपको सिंपली क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा प्रोसीड टू प्रीव्यू का। अगेन यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने कुछ बेसिक डिटेल्स फिलअप करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना डिक्लेरेशन देना है। ये आपका डिक्लेरेशन रहेगा जिसमें कि आपको अपना नाम मेंशन करना है, आपका गार्डियन नेम मेंशन करना है, आपने खुद से आईटीआर फाइल कर रहे हैं या फिर आप एक रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप अपना आईटीआर खुद से ही फाइल कर रहे हैं तो सेल्फ ही सेलेक्ट करना है एंड पैन नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगेन आपके पास दूसरा वेरिफिकेशन आएगा एंड वो लास्ट वेरिफिकेशन होगा प्रोसीड टू वैलिडेट। प्रोसीड टू वैलिडेट का एक ऑप्शन आ जाएगा फिर से एंड उस पर क्लिक करते ही आप क्या हो जाएगा, आपका आईटीआर जो है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपके पास एक लास्ट ऑप्शन आता है दैट इज प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। अभी अब सिर्फ एक लास्ट स्टेप बच गया, वो है ई वेरिफिकेशन। ई वेरिफिकेशन क्या होता है, जैसे ही आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक ओटीपी जाता है इस डिटेल्स के मदद से। ई वेरीफाई नाउ, बेसिकली आपको जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं उसके बाद ई वेरिफिकेशन में ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर लें। लेटर ऑन ना करें, लेटर ऑन अगर आप करते हैं तो उसमें आपको ही नुकसान है। नुकसान ये है कि अगर आप भूल जाते हैं अपना आईटीआर का ई वेरिफिकेशन फ्यूचर डेट में तो उस केस में आपका जो आईटीआर है वो फाइल नहीं होता है, जो भी डिटेल्स है वो सबका सब जीरो हो जाता है।
तो ये हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी उसे लेटर ना करें, कोशिश करें कि उसको ई-वेरीफाई नाउ ही कर लें। एंड जैसे ही आप अगर ई-वेरीफाई नाउ करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है लिंक नाउ। अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो, हमारे केस में अगर लिंक है तो डेफिनिटली हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे आधार लिंक नंबर पे ओटीपी आ जाएगा एंड वो ओटीपी सबमिट करते ही आपका क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। दिस वाज़ द लास्ट और दिस इज़ द लास्ट स्टेप जो बेसिकली आपके आईटीआर को सबमिट कर देता है टू द गवर्नमेंट। जैसे ही आपने ओटीपी सबमिट किया, उसके बाद आपका आईटीआर कंप्लीट हो गया, आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट वन एक्नॉलेजमेंट, आपको वो उसे डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आईटीआर फाइलिंग करना होता है और कैसे आप अगर बिज़नेस पर्सन हैं, तो आप अपना आईटीआर किस तरीके से सबमिट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। सो आज के लिए धन्यवाद।